लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स प्लैनेट में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन रेज होता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता कौन है? इसका आंसर रहेगा RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। जी हाँ, इंडिया का सेंट्रल बैंक इसे बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को। अगला क्वेश्चन है, क्यों बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी? तो इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि गुड्स और वैल्यूज़ की प्राइस में स्टेबिलिटी लाना यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना किसी भी कंट्री के लिए। तीसरा ऑब्जेक्ट रहता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए। और चौथा ऑब्जेक्ट रहता है इंक्रीमेंट करना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ में। फिफ्थ ऑब्जेक्ट रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करने के लिए। साथ ही साथ अगर एम्प्लॉयमेंट रेट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो सोशल जस्टिस होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी लाइफस्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होगा। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट को जब आप कंट्रोल करते हो, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, तो आपकी कंट्री के अंदर लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा करेंसी को लेकर कि इसकी प्राइस भी स्टेबल रहने वाली है। और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होने के साथ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी लोअर हो जाएगी। अब कुछ हिस्ट्री बता देते हैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग। बिफोर 1/4/2014 यानी 1/4/2014 से पहले एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिश होती थी या प्रेजेंट की जाती थी। लेकिन उसके बाद उर्जित पटेल कमेटी, जिस टाइम डिप्टी गवर्नर थे RBI के उर्जित पटेल जी, 2013 में उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इसको ज़्यादा टाइम प्रेजेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद यानी आफ्टर 2014 हर 2 मंथ यानी एवरी 2 मंथ बाई मंथली पॉलिसी आने लग गई, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 6 मॉनेटरी पॉलिसी अब प्रेजेंट की जाती हैं। अगला प्रश्न होता है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिक्लेयर करने का राइट किसका होता है? तो बिफोर 2016 यानी कि 27 जून 2016 से पहले RBI का गवर्नर एक सिंगल पर्सन होता था जो डिसीजन लेता था मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग। उसके बाद रघुराम राजन कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन में मेजॉरिटी को लाने की बात कही और एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम रखा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 27 जून 2016 ये 6 मेंबर की कमेटी बना दी गई और उसका फंक्शन होता है डिक्लेयर करना मॉनेटरी पॉलिसी को मेजॉरिटी के साथ। तो ये कमेटी मिलके डिसाइड करती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। बात और जान लेना ज़रूरी है कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाने का निर्णय लिया गया, ऐसा क्या हमारे एक्ट में मेंशन किया गया है? तो जी हाँ, RBI एक्ट 1934 सेक्शन 45ZB में मेंशन किया गया है ऐसी कमेटी के बारे में। और अब बात करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर्स की, जिनमें से 3 मेंबर आपके इंटरनल मेंबर होंगे और 3 मेंबर एक्सटर्नल मेंबर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं 3 इंटरनल मेंबर्स की, तो ये तीनों RBI से रिलेटेड होंगे। एक पर्सन रहेगा RBI का गवर्नर, इस समय हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। दूसरा पर्सन है RBI का डिप्टी गवर्नर और ये एट प्रेजेंट इसके मेंबर माइकल पात्रा जी हैं। तीसरा है CEO ऑफ RBI यानी जनक राज जी। इसके अलावा एक्सटर्नल मेंबर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। 4 साल का इनका टेन्योर रहता है और इन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। इनके 3 मेंबर का नाम है चेतन घाटी, जो कि प्रोफेसर है आपके स्टैटिक्स के। दूसरे हैं पम्मी दुआ जी, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। रविंद्र ढोकलिया जी, जो अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं। तो इस तरह एक एक्सपर्ट की ये कमेटी है जो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके टारगेट सेट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके बिटवीन 2 और 4%, यानी 2 से 4% के बीच में आपको
इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर रखनी है और ऐसा टारगेट आपको पूरा करना है 31 मार्च 2021 तक। और अगर ये कमेटी इस तरह के टारगेट को फुलफ़िल करने में या अचीव करने में फेल हो जाती है तो इसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा भविष्य में। और मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो तरह के मेजर्स अपनाती है, दो तरह के टूल्स और टेक्निक्स अपनाती है, जिसे हम डायरेक्ट टूल और इनडायरेक्ट। कंट्रोल करने के लिए मनी की सप्लाई को आरबीआई दो तरह के टूल अपनाती है। वन इज़ डायरेक्ट टूल एंड अनदर इज़ इनडायरेक्ट टूल। डायरेक्ट टूल को आप क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, जनरल मेथड या फिर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। ये जनरली तब किया जाता है जब मॉनेटरी पॉलिसी को चीप रखना हो, यानी कि रिसेशन के टाइम में इस तरह की पॉलिसी यूज की जाती है। रिसेशन के टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अगर टाइम मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आपको कॉस्टली मॉनेटरी पॉलिसी लानी होगी। ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखना होगा और मनी की सप्लाई मार्केट में कम रखी जाएगी। इसे हम डियरर मॉनेटरी पॉलिसी या कॉस्टली मॉनेटरी पॉलिसी, महंगी मुद्रा की नीति के नाम से भी जानते हैं। पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स की और सबसे पहले हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं CRR, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो रिक्वायर्ड। तो ये जनरली आपका मिनिमम 3% से लेकर मैक्सिमम 15% के बीच रख सकते हैं। एट प्रेजेंट ड्यू टू कोविड-19 3% रखा गया है। ये पैसा होता है बैंक का आरबीआई के पास जमा करवाने वाला, और इस तरह के पैसे पे आरबीआई बैंकों को किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। और जो एनडीटीएल का शेयर यानी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का जो शेयर होता है वो बैंक में पहले से मेंशन किया हुआ है आरबीआई के अंदर। इन केस मान लो किसी बैंक की 1000 करोड़ रुपए उसके पास वर्थ है, तो ऐसे में 3% उसे आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। 1000 करोड़ का 3% दैट इज़ 30 करोड़ रुपए वो आरबीआई के पास एज ए CRR रिजर्व जमा करवा देगा। और ये रूल सभी शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक, प्राइवेट पब्लिक फॉरेन बैंक सब पे लागू हैं। इट हैज़ नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। आप इसे ज़्यादा कम भी कर सकते हो अगर आरबीआई एक्ट चाहता है तो इसे 0% भी रखा जा सकता है, 100% भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन अ कंट्री। अगर मैं आपको बात करूं कि 100% कब सिचुएशन होगी CRR की, जब डीमोनेटाइजेशन होगा, तब मार्केट से सारा पैसा चला जाएगा और वो आरबीआई के पास चला जाएगा। यानी आरबीआई के पास उस समय सारी लिक्विडिटी होगी, 100% कंट्रोल उस मनी पे आरबीआई का होगा, मनी मार्केट में ही अवेलेबल होगा। तो ऐसा जो डीमोनेटाइजेशन है वो अब तक देश में 3 बार हो चुका है। 1954 में हुआ, उसके बाद 1977-78 में हुआ और अभी रिसेंटली 8 नवंबर 2016 में हुआ। तो ये एक पत्र केस है डीमोनेटाइजेशन जिसमें 100% CRR आपका आरबीआई के पास होगा। और इससे हम दूसरे शब्दों में देखें तो 0% कब होगा, जब मार्केट में अगर संकुचन की स्थिति है, मार्केट डिफ्लेशन में जा रहा है, रिसेशन में है इकोनॉमी, ऐसे में मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनी अवेलेबल करवाएगी ताकि इकोनॉमी फिर से ग्रोथ कर सके, और उस समय आरबीआई के पास अपना रिजर्व 0 रख सकती है। ये एक आइडियल सिचुएशन है। इसे मेंशन किया गया है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 के अंदर। और अगली बात करते हैं हम SLR, दैट इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये मिनिमम 0% से लेकर मैक्सिमम 40% तक हो सकता है। यानी कि एक बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व रखना कितना रुपए ज़रूरी है। इसे आप गोल्ड, कैश या अदर सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रख सकते हो। प्रेजेंट SLR की रेट 18% है और SLR को मेंशन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में। जो हमारे स्मॉल बैंक्स होते हैं उनको केवल CRR और SLR दोनों को मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन अगर पेमेंट बैंक है तो उन्हें केवल CRR मेंटेन करना ज़रूरी है।
क्योंकि हमारा जो पेमेंट बैंक होता है उनको लोन प्रोवाइड करना उनका फंक्शन नहीं होता, इसलिए वो SLR नहीं मेंटेन करते। अगली बात करते हैं हम बैंक रेट, यानी कि वो रेट जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है RBI से, और ये एट प्रेजेंट है 4.25। बैंक रेट को हम अदर पैनल रेट या रेट ऑफ पेनल्टी के नाम से भी जानते हैं। ये वो रेट होती है जिस पे RBI बिल्स को रीडिस्काउंट करता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज के बिल्स आए हैं। अब बात करेंगे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है उनको सेल परचेज करके मार्केट की कंट्रोल करती है सिचुएशन को। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो वो सिक्योरिटी को सेल कर देगी ताकि वो मार्केट से लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब कर सके। अगर मार्केट में रिसेशन है, मनी की सप्लाई कम है, तो वो परचेज करेगी ताकि वो लोगों को सिक्योरिटी खरीद के उनको पैसा दे सके ताकि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ सके। इसे आप गिल्ड एज मार्केट के नाम से भी जानते हैं। और अब बात करेंगे हम रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट यानी कि जब कमर्शियल बैंक मनी को बोरो करते हैं RBI से, पीरियड 90 डेज हो सकता है, इससे कम पीरियड के लिए भी हो सकता है, तो इसे आप रेपो रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। और ये एट प्रेजेंट 4% है, मैक्सिमम 0.5% इस तरह का मनी बोरो किया जा सकता है, जो आपकी NDTL यानी नेट डिमांड टर्म लाइबिलिटीज़ है उसका। एज अ मॉर्गेज बैंक हैव टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप मॉर्गेज के रूप में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI के पास रख सकते हैं, लेकिन इसमें आप SLR को यूज़ नहीं करेंगे। अगली बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस मनी है, एक्सेस मनी है, और वो चाहती है कि वो अपना एक्सेस मनी RBI के पास जमा करवा दे, तो ये रिवर्स रेपो रेट की सिचुएशन बन जाती है। और ऐसे में डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी RBI कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा। और एट प्रेजेंट रिवर्स रेपो रेट की रेट है 3.35%। रिवर्स रेपो रेट में NDTL का कोई रोल नहीं होगा। अगली बात करते हैं हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में। LAF मतलब कि आप जब लिमिटेड अमाउंट एक बैंक वन नाइट के लिए लोन लेते हो, यानी कि बैंक RBI से जब एक रात के लिए लोन लेगा ताकि वो अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके, तो इसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहेंगे। अगली बात करते हैं हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसकी रेट और बैंक रेट हमेशा इक्वल रहेगी, यानी कि जब कमर्शियल बैंक RBI से मनी बोरो करेगा पूरे एक दिन के लिए, यानी 24 आवर्स के लिए, मिनिमम 1 करोड़ रुपए, यानी आप मल्टीपल 1 करोड़ यानी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ यानी मल्टीपल होना चाहिए वो 1 करोड़ में, और मैक्सिमम आप 2% ले सकते हो आपकी NDTL का। हाल फिलहाल कोविड-19 की वजह से 30 जून तक इसको 3% कर दिया गया है NDTL का, ताकि बैंकों की सिचुएशन को सुधारा जा सके, देश की इकोनॉमी को सुधारा जा सके। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी SLR के तौर पे रखी जा सकती है और मॉर्गेज के तौर पे यूज़ की जा सकती है MSF फैसिलिटी में। क्वांटिटेटिव मेजर की लास्ट स्कीम MSF दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसे ईयर 2004 में स्टार्ट किया गया ताकि मार्केट से एक्सेस जो मनी है या लिक्विडिटी है उसे अब्जॉर्ब किया जा सके। यानी कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो RBI उस पैसे को अब्जॉर्ब कर लेता है और इन्वेस्टर अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। बात करते हैं हम क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में, जिसे आप डिस्क्रिमिनेटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसे अडॉप्ट किया गया 1956 के अंदर। पहला मेथड लेते हैं वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड ऑन लोन। तो जो आपकी लोन वैल्यू है और सिक्योरिटी की वैल्यू है उसका डिफरेंस हमारा मार्जिन होगा लोन का। इस डिफरेंस को आप मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी बोल सकते हैं। अगला मेथड है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम CAS, यानी कि बैंक अगर 6 करोड़ से ज़्यादा का लोन देगा अपने कस्टमर को तो ऐसे में उसे RBI से परमिशन लेनी होगी। तीसरा मेथड रहेगा कंट्रोल ऑफ बैंक एडवांसेस।
अगर रूल्स और रेगुलेशन बना दिए जाए लोन और एडवांसेस के रिगार्डिंग, तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं मनी की सप्लाई को। फोर्थ मेथड रहेगा क्वालिटेटिव के अंदर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट। अगर प्राइमरी सेक्टर है तो इंटरेस्ट रेट कम, अगर लग्जरी सेक्टर है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा। इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देना है तो इंटरेस्ट रेट कम। डिफेंस हो गया, इंटरेस्ट रेट कम रख दी जाएगी। एक्सपोर्ट करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाएगी। एक्सपोर्ट पे आपने टैक्स जो रेट है वो कम कर दी जाएगी। अगर इंपोर्ट को कम करवाना है तो रेट बढ़ा दी जाएगी ताकि लोग कम इंपोर्ट करें। फूड ग्रेन्स पे रेट कम रखी जाती हैं। तो ये डिफरेंशियल रेट्स के माध्यम से भी आप मनी को कंट्रोल, सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ मेथड रहता है क्रेडिट सिक्विज पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दो तो अपने आप क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हो। सिक्स्थ मेथड है मोरल सेशन, यानी कि आप लोगों को बताओ। लिस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है ये हमारे लिए, क्योंकि सजेशन और एडवाइस आज के टाइम में काम नहीं करती। अगला है सेवेंथ क्रेडिट राशनिंग। आप अलग अलग सेक्टर को राशनिंग कर दो कि इस सेक्टर के लिए इतना, इस सेक्टर के लिए इतना। ये हमारा जो मेथड है तब यूज किया जाएगा जब लोन लेने वाले यानी बोरोविंग करने वाले ज़्यादा हों और लोन देने वाले लोग कम हों। मान लो कि 40% प्राइवेट या आपके प्रायोरिटी सेक्टर में है, तो आपको डिवाइड कर देना है कि 12% एग्रीकल्चर का, 7% आपके पुअर सेक्टर का और बाकी अदर सेक्टर। तो इस तरह आप कैटेगराइज कर दो तो ये क्रेडिट राशनिंग होता है। इस तरह हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टूल को डिस्कस कर लिया है, और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और डेवलपमेंट बैंक का मोटिव होता है कंट्री में डेवलपमेंट करना।